Hello dear students, welcome to the channel Physics by Mamta Singh, and in this video we are going to discuss all the reasoning questions which are given in the CBSE sample paper which is recently issued by the CBSE board for the term 1 exam. As you know that the term 1 exam is going to be the objective exam in which subjective questions will not be asked. So let us start with the paper, and in this paper basically we are going to discuss all the reasoning questions, conceptual questions and applied questions that are asked in the sample paper. And for the numerical portion, for some numericals which are the easier one, so I'll just tell you the basic formula and the short solution of that in this video so that you can solve it, and some of the tricky questions which need more explanation. For that I'll make a separate video basically on the numerical portion of the sample paper. So हम दो वीडियो के अंदर पूरा CBSE सैम्पल पेपर कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको कुछ इजी वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका कंटेंट और जो आपके रीजनिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो वीडियो को एट द एंड तक वॉच करते रहें. राइट, सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं. तो जो आपका पेपर आने वाला है टर्म 1 का, दैट विल बी कितने मार्क्स का है? 35 मार्क्स. आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपके पास में टाइम गिवन है दैट इज़ 90 मिनट्स का टाइम गिवन है. राइट, और जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं क्या है, मैं रीड कर देती हूँ. द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे. उनमें से 25 में से हमें अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि 25 में से आपको एनी 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सेक्शन बी 24 क्वेश्चंस होंगे एंड उसमें से भी आपको एनी 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा. देन सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको एनी 5 जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी और कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है. राइट, और पहले क्वेश्चन पे मूव करते हुए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं. तो मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमें दे रखा है कि कौन सा जो है 4 ऑप्शंस में से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है. दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है. हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. नंबर 2 देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज़ 0. ये भी आप जानते हैं पोटेंशियल ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन्स सेम. तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होता है. तो चेंज नहीं होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा. राइट, देन आप देख सकते हैं फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक सर्कल स्फेयर्स. अब आप इसको जानते हैं, ये आपने पढ़ा भी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन बनता है. तो देखो मैंने इधर डायग्राम में साइड में बनाया भी हुआ है. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या आती है? प्लेन सरफेस आता है. तो थर्ड पॉइंट आपका रॉन्ग है. इसने कहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फेयर्स आते हैं और ये गलत पॉइंट है. तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो थर्ड प्रॉपर्टी है वो करेक्ट नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली न्यूमेरिकल है और इसको भी मैंने थोड़ा सा हिंट देकर समझाने की कोशिश करी है. तो इसने कहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं +8q एंड -2q. तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए. ए पॉइंट पर कितना चार्ज है? +8q. बी पे कितना चार्ज है? -2q. कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? ए और बी के बीच में L दे रखा है. तो उसने कहा है एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से क्या आएगी? 0. तो मैंने देखो डॉटेड करके सीधी एक्सिस पर P पॉइंट ले लिया और मैंने इमेजिन कर लिया कि P पॉइंट पे दोनों की वजह से जो रिजल्ट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी? 0. और P पॉइंट का डिस्टेंस B वाले चार्ज से कितना लेट कर लिया है? R. तो अब देखो कैसे अप्लाई किया है मैंने फॉर्मूला. तो उसका मतलब P पॉइंट पर A और P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि A पॉइंट की P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A वाले चार्ज की और B वाले चार्ज की जो P पॉइंट पे थे, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रख दिया मैंने? सेम.
मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी तो वो कैंसिल होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने साइड में मेंशन किया हुआ है, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ए और पी के बीच का टोटल डिस्टेंस दिख रहा है एल प्लस आर, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बी और पी की वजह से कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको इक्वल रख के कैलकुलेट कर लेना। और मैंने बताया है न्यूमेरिकल्स को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बेटर कवर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने सोल्यूशन दे दिया है, अगर आप यहाँ से ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, राइट। अब आप देखेंगे, नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, पैरेलल का मतलब जीरो एंगल। तो एक डाइपोल को हमने पैरेलल रख दिया है, यानी कि जीरो एंगल है, तो मैंने देखो लिख दिया θ1 0 है। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालिए 90 डिग्री रोटेट करने के लिए। तो उसका मतलब फाइनल एंगल कितना हो गया, 90। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू। और चेंज इन एनर्जी का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, माइनस PE ब्रैकेट cos θ2 माइनस cos θ1। फाइनल एंगल क्या है, 90, θ2 की प्लेस पे 90, θ1 की प्लेस पे 0, cos 90 क्या होता है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो आप देख सकते हैं वर्क डन कितना आ गया PE। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप जानते हैं सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, रेसिप्रोकेट करके ऐड करते हैं। 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लेना, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और मैंने कैलकुलेट करके आंसर इसका देख दिया है, कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 माइक्रोफैरड। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसने क्या कहा है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनको हम एक मीडियम रे रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, के की वैल्यू 5 है। सेपरेशन कितना है चार्जेस के बीच में, r। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं चार्जेस जो हैं F, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियम में फोर्स कितनी है F। और वही कह रहा है कि अगर मीडियम को रिमूव करके वैक्यूम आ जाए, ठीक है, तो मीडियम में फोर्स F है, तो वैक्यूम में कितनी होगी। तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो मैंने लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है फोर्स इन एयर और वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मैनी मीडियम। मीडियम में कितनी होगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें वैल्यू गिवन है 5। तो देखो के की प्लेस पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा 5। एयर और वैक्यूम वाली फील्ड F0 मुझे फाइंड करनी है, मीडियम वाली कितनी दे रखी F, तो मीडियम की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया F, राइट। सो F0 कितना आ जाएगा 5F क्रॉस में। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला उसका करेक्ट ऑप्शन है। आ जाइए नेक्स्ट। फिर इसने पूछा है रीजनिंग में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कौन से वाला ट्रू है। कौन से वाला ट्रू है अगर ये बताना है तो उसका मतलब बाकी सारे फॉल्स हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। पहले फर्स्ट को रीड कर रही हूँ मैं, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं गॉस थ्योरम के अंदर हम कौन से वाले चार्ज की बात करते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। जो चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड में एनक्लोज्ड है, आउटसाइड से कोई मतलब नहीं होता हमारा। और इसने इनसाइड और आउटसाइड दोनों दे रखे हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम गॉस थ्योरम में कि गॉस थ्योरम के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना ही साइज पे डिपेंड करता है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3 आप पे आ जाइए। ये कह रहा है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी गलत हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करते हैं। देन देखना
लास्ट पॉइंट क्या कहा है इसने, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये आपका ट्रू है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ओवर द गॉसियन सरफेस क्या रहती है, कंटिन्यूस रहती है और यूनिफॉर्म रहती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका पॉइंट नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में और बैटरी कनेक्टेड रहती है और डिसकनेक्टेड रहती है, तो इसको पूरा अलग से एक टॉपिक है हमारा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, देन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड। तो बैटरी अगर डिसकनेक्ट कर देते हैं तो हम जानते हैं जो चार्ज एक बार स्टोर हो गया कैपेसिटर में वो तो स्टोर हो गया, तो चार्ज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। लेकिन आपने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कितना हो जाता है, V/K। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, E/K। एनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है, कितनी हो जाती है, इनिशियल का जो पहले थी उसका अपॉन K। कैपेसिटेंस एक फैक्टर है जो इंक्रीज रहता है, कितना होता है, K टाइम्स। तो देखो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं इधर कि चार्ज कांस्टेंट रहता है डिसकनेक्टेड के केस में, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स। इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ कैपेसिटर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ बैटरी विद V वोल्ट आफ्टर चार्जिंग द बैटरी, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज कनेक्टेड। चार्जिंग के बाद में कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हमने डिसकनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो हमने इंसर्ट कर दिया। तो कह रहे हैं पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, अभी एक्सप्लेन किया, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है अगर आप बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, कितना हो जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा है कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले का 1/K टाइम्स यानी कि V/K। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर क्लासेस को आप ढंग से अटेंड करते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल इज़ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ अ सेल एक्यूरेटली ओवर द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से बेटर है, रीज़न क्या है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर measures the accurate EMF of the cell without drawing any current from the cell. So पोटेंशियोमीटर सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। और आप जानते हैं मीटर ब्रिज से तो हम EMF मेजर करते ही नहीं हैं, राइट, ना ही हम एमीटर से मेजर करते हैं। तो आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो तो रॉन्ग हो गया। और EMF पोटेंशियोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं, वोल्टमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन बेस्ट कौन सा है जो एक्यूरेट मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास में है, देखिए हालांकि मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, न्यूमेरिकल है और मैंने जैसे आपसे बोला है कि न्यूमेरिकल के लिए मैं आपका सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स को ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड पर कैलकुलेट कराऊंगी, बिकॉज न्यूमेरिकल इस तरह से मैं आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोल्यूशन यहाँ दे दिया है। होपफुली आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, तो यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप एक बार खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं इसको और फिर बहुत जल्दी मैं वीडियो शेयर करूँगी इसका, तो चैनल पे कनेक्टेड रहें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा न्यूमेरिकल को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हम ही पहले जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको मैं सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो मैं पहले समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या कहा है इसके अंदर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में और सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगी, अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कंडक्टर और मेटल के बारे में जब हम बात करते हैं
रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों की बात कर रही हूँ मैं, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करती हैं, और सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो डिक्रीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन से वाला बेस्ट ऑप्शन आएगा इसका। कहा है पहले में इंक्रीजेस फॉर बोथ, गलत हो गया। सेकंड वाला कहा है डिक्रीजेस फॉर बोथ, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने बताया है कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज, सेमी कंडक्टर के लिए क्या करेगी, डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंडक्टर के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और सेमी कंडक्टर के लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अ रीजनिंग। तो मैं इसको भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इसने कहा है वी यूज़ एलॉयज फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। जो स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हम बनाते हैं और हीटिंग डिवाइसेस भी जो हम बनाते हैं वो एलॉय का यूज़ करके बनाते हैं। प्योर मेटल के कंपैरिजन में हम एलॉय यूज़ करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, तो अगर आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं और आपने एनसीईआरटी से ढंग से पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो आपके टीचर ने आपको स्पेसिफाई किया होगा एक वर्ड कि जो एलॉयज़ होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के कॉइल्स को बनाने के लिए या स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को बनाने के लिए, बिकॉज एलॉय के अंदर क्या होता है, जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज़ तो करती है लेकिन वो लीनियरली इंक्रीज़ करती है, सीधे सीधे। मेटल में क्या होता है, एकदम से शार्प इंक्रीज़ होती है। एलॉयज़ में क्या होता है, वीक डिपेंडेंस होती है। ठीक है, तो इंक्रीज़ करती है लेकिन वीक डिपेंडेंस होती है। तो आप क्या बताएंगे इसके लिए कि एलॉयज़ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि अल्फा, उसकी वैल्यू तो लेस आती है। लेस का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ नेगेटिव आएगी, लेकिन हम मेटल से क्या होगी, लेस, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है मेटल से। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, लो रहेगा। किससे लो रहेगा, मेटल से लो रहेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी मेटल से क्या रहेगी, हाई रहेगी। ओके, देन 12th वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने करेक्ट ऑप्शन तो आपके लिए टिक मार्क कर दिया है कि इसका थर्ड आएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13, अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन। तो साथ के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across a conductor is increased to 2V, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। पहले V था, अब कितना कर दिया, 2V कर दिया। टेम्परेचर इज कैप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो मैंने VD का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। क्या होता है, V क्या है आपका अप्लाइड पोटेंशियल, टॉ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, एंड L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या कहा है इसने, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और वोल्टेज को उसने ट्वाइस कर दिया है, तो V की प्लेस पे आप 2V लिखोगे तो उसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले V था, अब 2V रख के देखो, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले का क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक A पॉइंट है, एक दूसरा एंड है B पॉइंट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट A पॉइंट है, दूसरा पॉइंट B पॉइंट है। एक रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में 3 ओम, देन है 6 ओम, देन है 8 ओम, और नीचे क्या है, ये 30 ओम, राइट। तो मैंने इस डायग्राम को, ये जो सर्कल की फॉर्म में ऐसे बेंड किया हुआ है, मैंने इसको परफेक्ट वे में अरेंज कर दिया है। जो 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में है। 3 और 6 ओम का जो रिजल्ट है वो 8 ओम के साथ में क्या है, सीरीज में है। और ये पूरा कॉम्बिनेशन 30 ओम के साथ में क्या है, पैरेलल।
मैं इसको दोबारा से जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैंने इस सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया है आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो जो मैंने सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट किया है प्रॉपरली मैं इसको बोर्ड पे समझाऊंगी आपको, राइट। लेकिन बाय द टाइम बीइंग मैंने एक सिंपल फॉर्म चेंज कर दी है, इसको आप ट्राई कर लेना। और जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल का वीडियो शेयर करूंगी फिर आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 15। अब ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन ही होगा, कंसेप्चुअल मान लो, चाहे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की? तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। तो मैंने देखो अंडरलाइन करके लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अंडरलाइन करके बी। तो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो हर बच्चे को पता है टेस्ला होगी, लेकिन टेस्ला ऑप्शन में तो नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरी यूनिट क्या निकाल सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब यहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है। ऐसा यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की? तो IL साइन थीटा फोर्स के अपॉन में आ जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, फोर्स की जगह देखो मैंने क्या लिखा, न्यूटन। करंट क्या होता है? एम्पियर। L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। और साइन की कोई यूनिट नहीं होती साइन थीटा की, एंगल की, ठीक है। तो साइन यहाँ पे P/H का रेशो, तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर B अपॉन में, यानी कि आपके पास क्या आएगा? न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? पॉइंट नंबर 2, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कहा है इसने? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। ये आप जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सेंटर पे सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर हम प्लेस करते हैं, उसके ऊपर हम कॉइल को जो है वाउंड करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर होता है उसका रोल क्या होता है? तो आपने 2 पॉइंट पढ़े होंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, दूसरा हम जानते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का जो रोल है वो क्या आएगा? तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, हम जानते हैं किसी भी सॉलिड बल्क पीस के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और एडी करंट जो है रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको क्या करते हैं? अपोज, यानी कि वो क्या करेंगे? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसको अपोज करेंगे। तो कॉइल को वापस ले आते हैं वो उसी पोजीशन से जहाँ से कॉइल रोटेट करती है। क्या बोलते हैं ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट्स की वजह से कौन सा फिनोमिनन हम देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो आप यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 4, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। दैट मीन्स कॉइल को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में एडी करंट्स हेल्प करते हैं, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, आप चाहें तो इसे टाइम बीइंग के लिए अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल को आप समझ सकते हैं कि ऐसे डायरेक्ट मैं लैंग्वेज में नहीं समझा सकती। तो अभी इस वीडियो में मैं रीजनिंग समझा रही हूँ और उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल को सेपरेटली समझाऊंगी। तो टाइम बीइंग के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग लूप का क्या होता है? करंट इनटू एरिया। सो करंट और एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने इस क्वेश्चन में? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल है? √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो मैंने लिख दिया H, हॉरिजॉन्टल किसके इक्वल है? √3 टाइम्स द वर्टिकल। तो आपने अर्थ मैग्नेटिज्म जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा,
एनसीईआरटी में, वहाँ पढ़ा है हमने टेन डेल एंगल ऑफ डिप। तो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप किसके इक्वल होता है? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल का रेशो। सो टेन डेल किसके इक्वल है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का रेशो। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल की प्लेस पे आप क्या रखेंगे? अंडर रूट 3 v। तो v से v कैंसिल हो जाएगा। टेन डेल की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। और 1/√3 10 में कौन से एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप कितना आ जाएगा? 30। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखते हैं तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा है? द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस। तो ये आप जानते हैं जोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या सिर्फ डेक्लिनेशन बोलिए और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलिए। तो ये आपको थ्योरी में क्लियरली पढ़ाया जाता है, डेफिनेशन लिखवाई जाती है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा है इसमें? 2 कॉइल्स आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर। 2 कॉइल्स को पास में रखा है। तो देखो ऐसे नहीं कहा है इन कॉन्टैक्ट रखा है, कहा है 2 कॉइल्स को क्लोज रखा है। सो अब इसमें क्या आ जाएगा? द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन रीड करके, द रेट एट विच करंट चेंजेस इन द 2 कॉइल्स। वो कह रहा है कितनी रेट से करंट चेंज कर रहा है दोनों कॉइल्स में। पहली बात तो म्यूचुअल इंडक्शन में दोनों कॉइल्स में हम करंट को चेंज नहीं करते हैं। याद करो म्यूचुअल इंडक्शन हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करते हैं, वैरी करते हैं, और ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर सेकेंडरी कॉइल में, देन इट इज़ व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन। तब हम उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो पहले ऑप्शन में तो कहा है इसने बोथ द कॉइल्स के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखना, द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, कि कितना पास में हमने इसको रखा हुआ है पोजीशन और किस एंगल पे हमने रखा हुआ है कॉइल्स को, इस बात पे डिपेंड करता है। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। देन थर्ड पार्ट देखना क्या कहा है इसने, द रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द 2 कॉइल्स। इसने कहा है ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों कॉइल्स में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नो, ये भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? प्राइमरी में करंट को वैरी करते हैं, सेकेंडरी में ईएमएफ देखते हैं। देन देखना नेक्स्ट क्या कहा है, करंट इन द 2 कॉइल्स, अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। दोनों कॉइल्स में तो करंट की बात ही नहीं करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। प्राइमरी में करंट पास करते हैं, सेकेंडरी के अंदर हम ईएमएफ इंड्यूस होता है, देन इट इज़ व्हाट? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन, कि एक तो रिलेटिव पोजीशन, दोनों कॉइल्स आपने कितना क्लोज रखी हैं, किस ओरिएंटेशन पे रखी है, एंड क्या एंगल बन रहा है उनका, पोजीशन क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। राइट तो अभी मैं आज आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 20 इसमें शेयर कर रही हूँ, और जल्दी क्या नेक्स्ट डे जो है मैं आपको उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो कवर करूँगी, एंड देन एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कवर करके सारे समझाऊंगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, एंड प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताइए कि जो मैंने आपको समझाया है क्या वो चीज़ें आपको क्लियर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।